नमस्कार, मैं दुर्गेश नंदिनी कौशिक, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सामाजिक विषय में आज आपको कक्षा 10 में अर्थशास्त्र का पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के विषय में बताऊंगी। एक मानव बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करता है। वह दुकान पर जाता है, वह उद्योग में नौकरी करता है या किसी वाहन को चलाता है। वह ये सारे कार्य अपने तथा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता है तथा इसके बदले धन प्राप्त करता है। अर्थशास्त्र में इन चीज़ों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं प्रत्येक मनुष्य अलग अलग स्तर पर करता है, इसलिए अर्थशास्त्र में हजारों लाखों लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जब हम इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कुछ वर्गों में विभाजित करके करते हैं तो हम उसको अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहते हैं। सामान्यतः अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक वे हैं जिनमें मानव प्रकृति से प्राप्त साधनों का उपयोग करके अपना धनोपार्जन करता है, जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग, खनिज उत्पादन या मत्स्य पालन या सागर महासागरों से मछलियों को निकालना। इसमें मानव अपना नया कुछ उत्पादन नहीं करता, बल्कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त है उन साधनों को ही मानव तक पहुंचाता है। किंतु जब अपने तकनीकी या ज्ञान के बल पर मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उनमें नया कुछ लाता है और उनमें उपयोगिता बनाता है, रूप परिवर्तन करता है, तो हम उसको द्वितीय क्षेत्र या विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे मानव ने धरती से खनिज पदार्थ निकाले, प्राथमिक क्षेत्रक। लेकिन जब उसने उन खनिजों से अलग अलग पदार्थ बनाए, जैसे कोयले को विद्युत में लगाया या लोहे का प्रयोग करके लोहा इस्पात मशीनों का निर्माण किया, आपके घरों में जो पंखे हैं, उपकरण हैं, वो बनाए या अन्य पदार्थों का निर्माण कराया, तो वे विनिर्माण या द्वितीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जहाँ पर मानव कुछ निर्माण नहीं करता है, बल्कि जो उत्पादन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र कर रहे हैं उन्हीं में अपना सहायता प्रदान करता है। वे सेवा क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्र कहलाते हैं। आप अपने आसपास ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखते हैं जो उत्पादन किसी भी वस्तु का नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी रोजगार में लगे हैं। अध्यापक, डॉक्टर, वकील, बैंक, परिवहन के साधन ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मानव उद्योगों के रूप में या उनके सहायक के रूप में उत्पादन में सहायता करता है। जैसे परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों के द्वारा मानव कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक पहुंचाता है, जिससे वे नए वस्तुओं का या पदार्थों का उत्पादन करते हैं। लेकिन उत्पादन में वे स्पष्ट कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था में इनके महत्व की। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र के योगदान का या महत्व के बारे में देखेंगे। ये आलेख प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद। प्रत्येक उद्योग या प्रत्येक क्षेत्र एक निश्चित वर्ष में अंतिम रूप से जो भी उत्पादन करता है उसका मूल्य इकट्ठा या सम्मिलित रूप में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का क्या योगदान है, इसी के द्वारा हम यह बताते हैं कि हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द्वितीय या तृतीय क्षेत्र। ये 2 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला स्तंभ 1973-74 का है और ये 2013 और 14 का है। इस दंड को आप देखिए, यहाँ पर लगभग प्रत्येक वर्ष में भारत 6 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन प्राप्त कर रहा था। इसमें से
3 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि से आ रहा था। वहीं एक छोटा सा लाल रंग का 1 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन द्वितीयक या निर्माण क्षेत्र से आ रहा था और 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हमें तृतीयक क्षेत्र से मिल रहा था। लगभग 30-40 वर्षों में जो स्थिति बदली, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 56 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और इसमें भागीदारी घट गई। प्राथमिक क्षेत्र लगभग 9 लाख करोड़ रुपए पर ही रुक गया। वहीं द्वितीय करोड़ ने अपने आप को वृद्धि की और यह लगभग 14 लाख करोड़ रुपए पर आकर रुक गया। तृतीय क्षेत्र ने 34 लाख करोड़ रुपए का सकल घरेलू उत्पाद किया, जो दोनों क्षेत्रों से अधिक है। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के रोजगार में इन तीनों क्षेत्रों के भागीदारी की। वही यह 1972-73 की स्थिति है और यह 2011-12 की। इन 40 वर्षों में क्या तस्वीर बदली? जहां 1972-73 में जितने भी भारत में रोजगार थे उसका 74% यानी लगभग 3/4 हमें कृषि से मिलता था, पशुपालन से मिलता था या अन्य प्राथमिक क्रियाओं से मिलता था और 11% उद्योगों में लगे हुए थे। वहीं मात्र 15% ही ऐसा भाग था जो सेवा कार्यों में लगा हुआ था। 2011-12 में स्थिति बदली, कृषि का अनुपात घटकर 49% हो गया, रोजगार बढ़ा, 11 से बढ़कर 24% हो गया और सेवा क्षेत्र 15% से बढ़कर 27% हो गया। इस प्रकार इन 40 सालों में भारत में प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत घटा है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ा है। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में इनकी कुल प्रतिशतता की। जहां 1973-74 में कृषि से भारत की राष्ट्रीय आय का 40% आता था, वहीं उद्योग मात्र 11% पर थे। उस समय भी सेवा क्षेत्र सर्वाधिक 49% रहते थे। यदि आप इस ग्राफ और इस ग्राफ को मिलाएंगे तो 74% जनसंख्या 40% उत्पादन दे रही थी, 11% जनसंख्या 11% दे रही थी और ऊपर की 15% जनसंख्या 49% अपना योगदान दे रही थी। अब बात करते हैं बाद की यानी 2011-12 की। यह स्थिति देखिए, प्राथमिक क्षेत्र 12%, द्वितीय क्षेत्र 29% और तृतीय क्षेत्र 69% हो गया है। इसकी तुलना फिर से करें तो 49% लोग 12% उत्पादन दे रहे हैं, 24% लोग 29% उत्पादन दे रहे हैं और सेवा क्षेत्र में लगे हुए 27% लोग सर्वाधिक 69% यानी लगभग 3/4 उत्पादन दे रहे हैं। इस सारे आंकड़े को देखकर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में कहीं ना कहीं बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पर अधिक श्रमिक तो लगे हुए हैं किंतु वे उत्पादन बहुत थोड़ा दे रहे हैं। इस तरह की बेरोजगारी जहाँ पर संख्या से अधिक लोग लगे होते हैं उसको हम अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। आप इसको एक उदाहरण से देख सकते हैं। आप अपने घर में कोई भारी पदार्थ उठाइए, मान लीजिए ये डंडा है, इसको यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना हो तो मैं अकेली रख सकती हूँ, लेकिन मैं 5-6 लोगों को बुलाकर उठवाऊँ तो वो 5 या 6 लोग जो बुलाए गए हैं उनको यदि मैं हटा दूँ तो भी मैं इसे उठाकर रख सकती हूँ। तो इस प्रकार इस डंडे को रखने के रोजगार में केवल मेरा योगदान है, वो 5 या 6 व्यक्ति इससे अलग हो जाते हैं। इस प्रकार वो 5 या 6 व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रच्छन्न या अल्प बेरोजगारी के शिकार हैं। यदि हम इन लोगों को दूसरे क्षेत्र में कन्वर्ट कर दें, द्वितीय क्षेत्र
या तृतीय क्षेत्र में पहुंचा दें, यानी विनिर्माण उद्योग और सेवा उद्योगों में पहुंचा दें, तो हम अपने देश की बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन बेरोजगार लोगों को, या जो प्रचंड बेरोजगारी से लोग घिरे हुए हैं, उनको हम किस प्रकार से समायोजित कर सकते हैं। उसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है। कुछ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है या करा सकती है। जैसे कृषि कार्य में लोग बेरोजगार हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे सिंचाई के लिए नहरों की या नलकूपों की। सरकार ऐसे लोगों को नहर निर्माण में या बांध निर्माण में लगा सकती है। इस तरह से 3 फायदे होंगे। पहला, लोगों को रोजगार मिलेगा, कृषि में आय में वृद्धि होगी और देश के अन्य क्षेत्रों का भी विकास होगा। दूसरा तरीका है परिवहन के साधनों का निर्माण किया जाए, जैसे सड़क बनाई जाए या अन्य कार्य किए जाएं। इस तरह के कार्यों से जहां कृषि व अन्य क्षेत्रों को फायदा मिलता है, वहीं रोजगार में भी वृद्धि होती है। जैसे यदि सड़कें बनती हैं तो तृतीय क्षेत्र में वृद्धि होगी, वहीं प्राथमिक क्षेत्र को व द्वितीय क्षेत्र को अपना तैयार माल यानी अपने प्राथमिक उत्पाद व विनिर्माण उद्योग से प्राप्त उत्पादों को बाजार से पहुंचाने में सुविधा होगी, या उत्पादन क्षेत्रों से कच्चा माल अपने पास लाने में सरलता होगी। तीसरा उपाय सरकार करती है चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाकर। इससे जहां लोगों को स्वास्थ्य में सुधार होता है, उनका जो जीवन निर्वाह है वो सुधरता है, या उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है, उनको शिक्षा मिलती है, वहीं इन क्षेत्रों में हजारों लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इसके अलावा सरकार कुछ तकनीकी कार्यों को बढ़ाकर, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर या पर्यटन से जुड़े हुए प्रशिक्षण देकर भी उत्पादन कार्य में बेरोजगार लोगों की भागीदारी को बढ़ा सकती है। इन सब के लिए सरकार ने एक समग्र रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बनाया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं। इस अधिनियम का दूसरा नाम काम की गारंटी अधिनियम है, क्योंकि केवल यही एक अधिनियम है जो बेरोजगार व्यक्तियों को, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे नहर निर्माण, सड़क निर्माण या भवन निर्माण के द्वारा लोगों को इसमें रोजगार उपलब्ध कराती है। लेकिन यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार बचे हुए दिनों का बेरोजगारी भत्ता उस व्यक्ति को देता है। ये योजना अब इस कोरोना काल में बहुत उपयोगी हुई है। आप लोगों ने शायद प्रवासी मजदूरों के बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे लोगों के लिए 1 लाख कार्य दिवसों का सृजन किया गया, ताकि जो लोग दूसरे क्षेत्रों से आए थे उनको रोजगार मिल सके। साधारण समय में ये योजना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गीकरण की। अभी हमने वर्गीकरण देखा था प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। अब हम लोग जो वर्गीकरण देखेंगे वो है संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित और असंगठित क्षेत्र और इसकी तुलना करने से पहले आप अपने आसपास के कुछ लोगों को देखिए। हो सकता है कोई सरकारी विभाग में कार्य करता हो, कोई निजी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर हो, तो कोई रास्ते में आपको चलते हुए रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति दिख जाएगा, या सड़क पर किनारे बैठकर फेरी लगाने वाले व्यक्ति या कोई और व्यक्ति मिल जाएगा। आपकी गलियों में जो सब्जी विक्रेता आते हैं आप उन्हें देख सकते हैं, या जो घरों में कार्य करती हैं महिलाएं, उनको आप देख सकते हैं। इन सभी के कार्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं।
जैसे एक सरकारी कर्मचारी के आने जाने का समय निश्चित है। उनका जॉब टाइम 10 बजे से 5 बजे तक होगा। बीच में 1 घंटे का ब्रेक होगा। सप्ताह में 6 दिन और कहीं कहीं 5 दिन वे कार्य करते हैं। बाकी शनिवार, इतवार या केवल इतवार का अवकाश मिलता है। त्योहारों के अवकाश अलग हैं। वर्ष में मिलने वाले अवकाश जो उनको वेतन के साथ मिलते हैं वो अलग हैं। यदि वो बीमार हो जाते हैं तो उनका विभाग उनको आर्थिक सहायता देता है या वैतनिक अवकाश देता है। वह व्यक्ति जानता है अपने कार्य क्षेत्र पर जाकर उसको क्या कार्य करना है। वहीं आप किसी अन्य व्यक्ति या मजदूर को देखते हैं, उसके कार्य का समय निश्चित नहीं है। यदि वह बीमार पड़ जाए या 1 दिन का अवकाश कर ले, छुट्टी ले ले, तो उस दिन उसको वेतन या मजदूरी नहीं मिलती है। इस आधार पर हम पूरी अर्थव्यवस्था में लगे रोजगार को 2 भागों में बांटते हैं, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां कार्य की दशा, कार्य का स्वरूप, कार्य की समय आदि सभी कुछ निश्चित होते हैं। व्यक्ति को अपना पूर्ण विकास करने के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं। उसके कार्य की दशाएं या जिस स्थान पर वह कार्य करता है वहाँ का वातावरण उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। वहीं जो दूसरा क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र, यहाँ पर लगे हुए व्यक्ति शोषण से पीड़ित होते हैं। इनके कार्य के घंटे 10 से 12 घंटे होते हैं। वहीं इस कार्य के बदले उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। यदि उनसे कोई गलती हो जाए या वो 1 दिन अपने कार्य पर ना जाएं, तो इसके बदले उनको अपना वेतन कटवाना पड़ता है या कहीं कहीं तो काम भी छोड़ना पड़ता है। यदि ऐसे व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो अपने रोजगार प्रदाता से, यानी जिसके यहाँ वह कार्य करते हैं, उसे कोई भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए लोगों का बहुत अधिक शोषण होता है और पिछले कुछ वर्षों से लगातार संगठित क्षेत्र से लोग निकलकर असंगठित क्षेत्रों में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और रोजगार के अवसर लगातार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए लोगों के शोषण को रोकने के लिए सरकार कुछ प्रयास करती है। कुछ क्षेत्रों को पूर्णतः अपने अधीन कर लेती है, जो हमारा तीसरा वर्गीकरण बनता है, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं निजी। निजी यानी मेरा, यानी व्यक्तिगत, जहां एक व्यक्ति या कुछ लोगों की व्यक्तिगत पूंजी लगी होती है तथा लाभ उनका अपना होता है, वह क्षेत्र व्यक्तिगत क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे आप जब अपने घर से बाहर कहीं जाते हैं तो आप जिन रिक्शों का प्रयोग करते हैं वो निजी क्षेत्र है। लेकिन एक जब धनी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाता है और वह हवाई यात्रा का प्रयोग करता है, तो उसमें जो जेट एयरवेज जैसी कंपनी है वो निजी क्षेत्र में आती है। वहीं सरकार कुछ उद्योगों को या कुछ कार्यों को अपनी पूंजी के आधार पर करती है, जिनको हम सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आप इन क्षेत्रों से भी परिचित हैं। रोडवेज की बसें, भारतीय रेल, विद्युत आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम सार्वजनिक क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। सरकार कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ देती है ताकि व्यक्ति अपनी योग्यता या अपनी पूंजी के आधार पर अपना विकास कर ले। वहीं कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक पूंजी का लगा होना ही, यानी सार्वजनिक भागीदारी का होना अनिवार्य हो जाता है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है उचित मूल्य पर उपलब्धता। निजी क्षेत्र क्योंकि अधिकतम व्यक्तिगत लाभ पर आधारित है, अर्थात कुछ भी हो मेरा लाभ अधिकतम होना चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे अपनी वस्तु का अधिक मूल्य करना पड़े या मुझे अपनी वस्तु में मिलावट करनी पड़े या मैं लोगों को
वस्तु कालाबाजारी करके ना दूं, मेरा लाभ अधिकतम होना चाहिए, ये निजी क्षेत्र के कुछ दोष हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार कुछ क्षेत्रों में अपनी भागीदारी रखती है, जिससे सभी लोगों को, वे चाहे अमीर हों वे चाहे गरीब हों, उनको सबको उस वस्तु की उपलब्धता हो सके। दूसरा कारण होता है सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और एक से अधिक रोजगार या एक से अधिक सरकारी विभागों से जुड़े होते हैं, जैसे विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन के लिए हमें नदियों पर बांध बनाने पड़ते हैं। अब आप सोचिए, यदि ये कार्य कोई निजी व्यक्ति या निजी फर्म हो करे तो क्या होगा? वो अपने स्थान का पानी रोकेगी तो आसपास के अन्य क्षेत्रों के लोग उसका विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि सरकार बांध बनाती है तो कोई व्यक्ति उसका विरोध नहीं करेगा, या यदि विरोध करेगा तो सरकार उसको बता सकती है इसमें आपका हित है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता या सरकारी नियंत्रण आवश्यक होने के कारण वे सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे विद्युत निर्माण। तीसरा है राष्ट्रीय हित से जुड़ाव। कुछ उत्पादन ऐसे होते हैं जो हमारे देश के हितों से जुड़े हैं, हमारे देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा से जुड़े होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण या सार्वजनिक क्षेत्र ही कार्य करता है, जैसे सैन्य उत्पादन, सड़क निर्माण, रेल या संचार के साधनों के रूप में कुछ विशिष्ट उद्योग या इकाइयाँ, जो यदि निजी हाथों में होंगी तो हमारे देश की सुरक्षा भयभीत हो सकती है या वह खतरे में पड़ सकती है। इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान में पाठ 3 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समाप्त होते हैं। हो गया?